दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, जनहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राजनीति में मर्यादा, नैतिकता, सच्चरित्रता, ईमानदारी, सच बोलने जैसी बातें मौजूदा वक्त में बेमानी सी हो गई हैं। बीते कुछ दशक में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नेता क्या से क्या कर जाते हैं, जिसका अंदाजा ना तो उन्हें होता है और ना हो उनकी पार्टी को कि वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसके शिकार हमारी आगे आने वाली पीढ़ी होगी। मैं सोच रही हूं, अगर 15 से 18 साल के बच्चे आज जनहित की ये पहली खबर देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? राजनीति के इस नए चाल चलन पर तरस खाएंगे या उल्टी शिक्षा तो नहीं ले लेंगे कि जब नेता गाली बक सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं? यूं तो गाली कल्चर पूरी दुनिया में है। गालियां कब जन्मी इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन इसके पनपने के सबूत जरूर हैं। गालियों की कोई सीमा रेखा भी नहीं है, लेकिन मर्यादा की तो है, मर्यादा की होती है। 2 दिन पहले देश में यही मर्यादा टूट गई, तार तार हुई है और अब पूरे देश में इस सियासी प्रदूषण पर गदर मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां को एक मंच से गंदी गंदी गालियां कैसे दी जा सकती हैं? जो मां इस दुनिया में नहीं है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने ज्यादा अपशब्द। वैसे बात अब गाली से ज्यादा सियासी संस्कारों तक पहुंच गई है। 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में हैं। एक ग्लोबल लीडर को देखने के लिए टोक्यो में भी वही दृश्य दिखा जो आप बीते 11 साल से देखते चले आ रहे हैं। मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी आज भी टोक्यो में नजर आई। दूर दूर से उनकी एक झलक पाने के लिए भारतवंशी कार्यक्रम में पहुंचे मोदी मोदी के नारे लगाए गए। लेकिन ठीक उसी वक्त मोदी के अपने देश में उनके नाम पर भद्दी भद्दी गालियां सुनी जा रही थी। सरेआम कांग्रेस के मंच से पीएम के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द बोले गए जिसे हमें बीप लगाकर सुनाना पड़ रहा है। मर्यादा की हर लकीर को तार तार किया जा चुका है और उस पर संस्कारों की सियासी जंग छिड़ी हुई है। आज तो गंदी गाली पर गुस्सा, मारपीट तक बात जा पहुंची। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी ने आज पटना में कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया। एक तरफ झंडा लिए भाजपाई थे तो दूसरी ओर अपना झंडा लिए कांग्रेसी थे। लेकिन थोड़ी देर में झंडे तो धरे रह गए, उनके डंडे निकल आए। गाली से मारपीट तक ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या रहा, देखिए। पटना में तो मारपीट हुई, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यह गुस्सा देश के और भी कई हिस्सों में दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहां कहां बीजेपी सड़क पर उतरी। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि इस अपशब्द के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी माफी मांगे। इसे लेकर कानूनी कार्रवाई भी हो। पूरी घटना फिर बता दें, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार को दरभंगा में थी। वहीं बिठौली में कांग्रेस ने स्वागत मंच बनाया था। नौशाद नाम के एक लोकल कांग्रेस नेता का ये मंच था। स्वागत के बाद नौशाद भी राहुल गांधी के पीछे पीछे चल पड़ा। इसके बाद मंच और माइक वहां मौजूद कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया। उन्हीं का मंच था, लेकिन कार्यकर्ताओं का कब्जा हो गया और बस राहुल गांधी की यात्रा के एक्स्ट्रा जोश में कांग्रेसियों की भीड़ सारी मर्यादाएं भूल जाती है। एक समर्थक कांग्रेस का कार्यकर्ता माइक पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गालियां देना शुरू करता है। उसके साथ मंच पर चढ़े लोग उस गाली को दोहराते हैं। मोदी है जो है, मोदी
प्रसाद भाई जो शब्द हमने बीप किए हैं वो नरेंद्र मोदी की मां की गाली है, मां की गाली। लेकिन कल और आज में इस खबर में बहुत अंतर है। कल कांग्रेसी गाली से कांग्रेस बच रही थी, लेकिन आज गाली को गेम बताकर पीएम को गाली बकने वालों को बचाने की कोशिश करती दिखी कांग्रेस पार्टी। मोदी को कांग्रेस के मंच से गंदी गंदी गालियां देकर कांग्रेस के नेता बिहार में अपनी खोई हुई जमीन क्या वापस ला पाएंगे? बिहार में 1990 के पहले कांग्रेस ने चुनावी जीत हासिल की थी, तब बने थे उनके मुख्यमंत्री। अब इन अपशब्दों से क्या ये कार्यकर्ता अपने अंदर जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं? इसी के मद्देनजर कुछ सवाल हैं। क्या पीएम को गाली कांग्रेस की भारी गड़बड़ी है? क्या कांग्रेस में राजनीतिक संस्कार नहीं बचे हैं? क्या पीएम मोदी इस गाली को भी अपना गहना बना लेंगे? एक बार उनका इस तरह का बयान भी था। क्या पीएम को गाली से बिहार का गेम पूरी तरह से बदल जाएगा? और ये सारे सवाल गालियों के घटनाक्रम से ही निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी के गुस्से और बिहार में उसकी नई चुनावी लाइन लेंथ आप सुन भी सकते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है। निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। राहुल गांधी, माँ का इज्जत तुम क्या जानो, बहन का इज्जत क्या जानोगे? अगर मैं होता जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं। ये उज्जड बैल वाली विचारधारा है। बैल जब उज्जड हो जाता है ना तो उसको बांध दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक बार भी इसकी सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया से निंदा नहीं की है। हैरानी इस बात की है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ उस मंच से अपशब्द बोले गए जहां से राहुल प्रियंका जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। हाल ही में देश में गालियों पर एक सर्वे भी आया है। गालीकांड के बाद यह जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल ये एक गाली सर्वे है जिसका निचोड़ बताता है 11 साल में 70,000 लोगों की गाली सैंपल इसमें लिए गए। देश में गालियां देने के मामले में दिल्ली वाले नंबर 1 हैं। ज्यादातर मां बहन की गालियां इनकी जुबान पर रहती हैं। ये एक सर्वे है, दिल्ली वाले इसको लेकर कतई बुरा ना माने। ये एक सर्वे है जिसके आंकड़े रख रहे हैं। दिल्ली में 80% लोगों ने माना है कि वो गालियां बकते हैं। गालीबाजी में दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही आ जाता है। संयोग से राहुल गांधी भी दिल्ली में रहते हैं और इस वक्त बिहार यात्रा पर हैं। लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दें कि यह सिर्फ संयोग है। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली उन्होंने नहीं दी, बल्कि उनकी कांग्रेस पार्टी के मंच से दी गई है, एक कार्यकर्ता ने दी है। हालांकि यह भी संयोग है कि बुधवार को ही राहुल गांधी ने सीतामढ़ी में पीएम मोदी पर तू तड़ाक के लहजे में बयान दिया था। राहुल गांधी पहले भी कई अलग अलग मंचों पर नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। वही उन्होंने बिहार में भी किया। बुधवार को ही दरभंगा में यह कार्यकर्ता गाली देने के मामले में नंबर 1 बनने की होड़ में वहां पर दिखा जहां पर तू तड़ाक राहुल गांधी ने किया था। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं की आएगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है। मोदी है जो है, मोदी राहुल गांधी को आपने सुन लिया। तू तड़ाक की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और कुछ ही देर के बाद उनके कार्यकर्ता तो हर मर्यादा को तार तार करने में सारी सीमाएं भूल गए। चुनाव में वैसे आरोप प्रत्यारोप
बयानबाजी, तीखे हमले चल जाते हैं, लेकिन सीधे सीधे गाली देना देश के प्रधानमंत्री को, जो लगातार 3 बार से 140 करोड़ की जनता के बीच चुने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मां को, देश शर्मसार है और हैरान भी है। और अब आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री को कांग्रेस के मंच से गाली देने वाले एक कांग्रेस समर्थक या कार्यकर्ता कौन था, उसके बारे में बता देते हैं। इसका नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है, जिसे दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद रिजवी वैसे तो पिकअप वैन ड्राइवर है, पंक्चर लगाने का काम भी करता है। इसी ने प्रधानमंत्री को गाली दी। इस मामले में एक शिकायत दिल्ली में भी दर्ज हुई है, जिसमें राहुल गांधी पर भी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं का था। मोहम्मद रिजवी की एक तस्वीर भी है, जिसमें वो गले में कांग्रेसी दुपट्टा और सिर पर गमछा बांधे मंच पर खड़ा है। लेकिन कांग्रेस को सुनिए, जो कल तक कह रही थी कि उसका कार्यकर्ता ऐसा गंदा काम कर ही नहीं सकता, भीड़ में कोई घुस गया होगा, ये ढूंढना पुलिस का काम है। लेकिन आज कांग्रेस की पार्टी लाइन बदल गई है। यह कहा गया है कि हो सकता है बीजेपी ने ही किसी को मंच पर भेजकर गाली बकने के लिए कहा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का ही यह माइंड गेम हो। पहले ये खुद करवाते हैं, फिर अरे हमें गाली दे दी। दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ महीनों में, हफ्तों में मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे, देखो मुझे गाली दे दी। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कतई सही नहीं मानता हूँ। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, और ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा को, इस बात को बार बार कह के तार तार कर रहे हैं। वो एक गाली का शब्द जो किसने दिया, कहाँ दिया, हम लोगों का मंच पे हम लोगों क्यों देंगे, हो सकता है उसी में से भाजपा का ही आदमी कोई बोला होगा। तथाकथित रूप से गाली दी गई, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। मनोज झा को आपने सुन लिया। कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी की लाइन भी कमाल है। तथाकथित गाली बता रहे हैं मनोज झा, यानी कांग्रेस के मंच से जो बोला गया उसे गाली मानने में उन्हें अब भी शंका है। 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं कांग्रेस के मंच से इस गाली को गूंजे हुए, लेकिन हैरानी की बात देखिए कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया हैंडल पर इस पर एक शब्द भी आलोचना का, निंदा का नहीं है। न निंदा न खंडन, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या इससे यह नहीं लगता कि ऐसा ना करके भी कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि गाली को सियासी गेम बताकर उल्टे गालीबाज के बचाव में खड़े हो जाना उसके लिए भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब बिहार चुनाव सिर पर है और ये गंदी हरकत भी बिहार के चुनावी माहौल में, चुनावी फिजा में हुई है, कांग्रेस के मंच से हुई है। जबकि कांग्रेस खुद मान रही है कि मोदी इस गाली को हथियार बना लेंगे, तो फिर अपनी भूल सुधार वो क्यों नहीं कर रही? क्या कांग्रेस को इतिहास नहीं पता कि मौत के सौदागर से जहरीले सांप तक उसकी गालियों के नतीजे क्या रहे हैं? क्या कांग्रेस को नहीं पता है कि मोदी का कभी चाय वाला, कभी नीच कहने का चुनावी अंजाम क्या हुआ? क्या राहुल गांधी और खड़गे ये भूल गए कि चौकीदार को चोर कहना कैसे उनके लिए उल्टा पड़ गया था? गालियों की लिस्ट 100 के पार तो पिछले चुनाव में ही हो गई थी। इतने शब्द तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते और ना ही आप पढ़ पाएंगे। मौत के सौदागर से शुरू होकर कांग्रेस की गालियों की ये यात्रा वोट चोर तक जा पहुंची, लेकिन दरभंगा में पीएम मोदी को जो गाली दी गई वो हम आपको सुना नहीं सकते हैं। वो इतनी भद्दी और गंदी गाली है, ना कहीं लिख सकते हैं।
लेकिन अब शब्दों का एक वीडियो आपको जरूर दिखा देते हैं। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. और मोदी तो खुद कांग्रेस को अपना सीक्रेट बता चुके हैं कि गाली खा खाकर वो गाली प्रूफ हो गए हैं और विपक्ष उन्हें जितनी गालियां देगा देश में उतना ही मोदी मोदी गूंजेगा। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? आश्चर्य यह है कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी ये यात्रा कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी के पास खोने और पाने के लिए है। लालू परिवार ने भी राहुल गांधी को नहीं समझाया है कि ये वाली गाली बहुत ज्यादा हो गई है, माफी मांगकर मामला को ठंडा किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वैसे अपशब्दों और विवादित बयानों की कड़ी में आज एक और नया अध्याय जुड़ा है। इस बार विपक्ष की एक सांसद ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान की तुलना आतंकवादियों की बोली से की जा रही है। देश के गृह मंत्री के खिलाफ एक सांसद ने जो बयान दिया है उसे मैं क्या कोई भी आम आदमी नहीं बोल सकता, लेकिन देश की संसद में आपके वोट से जीत कर पहुंची एक सांसद ने हर मर्यादा लांघ दी है। अब मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद से संज्ञान ले और सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करे। नाम महुआ मोइत्रा, पद सांसद, पार्टी टीएमसी। তাই আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने बांग्ला भाषा में जो बयान दिया है वो बेहद खतरनाक है। তাই আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। महुआ मोइत्रा के बांग्ला वाले इस बयान का हिंदी में मतलब होता है अमित शाह का सिर काट कर प्रधानमंत्री के आगे रख देना चाहिए। প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাসটা নাকি সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। घुसपैठ के मुद्दे पर बोलते हुए महुआ ने बेहद ही खतरनाक, खूंखार और आपत्तिजनक शब्दों के साथ देश के गृहमंत्री के खिलाफ ये बयान दिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी से मांग की है कि वो महुआ मोइत्रा को पार्टी से बर्खास्त करे। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलियों की भाषा है। महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी तमाम विपक्षी नेता अपने शब्दों के जरिए जनता के मन में वायलेंस प्रवोक करने की प्रयास कर रहे हैं। ये सब इसी बात को स्पष्ट करता है कि इनकी नीति और नीयत देश हित में नहीं है। ये वही औरंगजेबी मानसिकता है, ये वही सर तन से जुदा करने वाली तालिबानी आईसिस मानसिकता है,
जिसका परिचय टीएमसी के नेताओं ने बार बार दिया है। एक बार ममता बनर्जी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के दांत तोड़ दिए जाएंगे। टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मुझे चाहिए, तालिबानी मानसिकता का परिचय दिया है। वैसे तो महुआ का ये बयान 26 अगस्त का है, जब वो नादिया में पत्रकारों से बात कर रही थी, लेकिन वीडियो आज जाकर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग महुआ को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भाषा आतंकियों वाली है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने लिखा है कि क्या ये भाषा किसी आतंकवाद या सर तन से जुदा वाले कट्टरपंथी गिरोह जैसी नहीं लगती। असल में पूरा मामला घुसपैठ के विवाद से जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जब इसका जिक्र किया तो ये माना गया कि ये ममता बनर्जी पर हमला है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। अवैध घुसपैठ देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों में इस मुद्दे को लेकर राजनीति हमेशा से गर्म होती रही है। अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है और इसलिए टीएमसी के सांसद ने आपत्तिजनक शब्दों के साथ गृहमंत्री पर निशाना साधा है। ममता की पार्टी घुसपैठ के लिए गृहमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठ रोकने में केंद्र को सहयोग नहीं करती। पश्चिम बंगाल में 450 किलोमीटर लंबी जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, उसमें फेंसिंग नहीं है और इसका कारण है स्टेट गवर्नमेंट ने लास्ट 14 सालों में, एक साल बाकी है इलेक्शन का, 14 साल लगभग हो गया, इन 14 सालों में जमीन नहीं दिया है फेंसिंग बनाने के लिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इस स्थिति का कारण यही है कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से घुसपैठियों की सरकार बन चुकी है। जहां तक बंगाल में घुसपैठियों का सवाल है तो कोई ठोस सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री प्रकाश जायसवाल ने एक आंकड़ा पेश किया था, जिसके मुताबिक बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का दावा किया गया था। बीजेपी के कई नेता पिछले दिनों कैमरे पर ये कह चुके हैं कि बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। लेकिन घुसपैठ के विवाद से अलग अब ये पूरा मामला गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए सिर काटने वाले बयान पर जाकर शिफ्ट हो गया है। नादिया में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। जिन महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है, वो महुआ पहले भी कई मौकों पर विवादों में घिर चुकी हैं। 2023 में पैसे लेकर सवाल पूछने के विवाद में फंसने के बाद महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। जुलाई 2022 में महुआ ने काली माता को लेकर बयान दिया था, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। अभी हाल ही में महुआ मोइत्रा का पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी से हुआ विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा। महुआ को लेकर पार्टी में 2 गुट बन गए। 10 अगस्त को दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई थीं और उस दौरान उनकी एक तस्वीर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। महुआ मोइत्रा की गिनती टीएमसी के तेज तर्रार नेता और वक्ता के रूप में होती है, लेकिन जितनी चर्चा उनके भाषणों की होती है उतनी ही विवादों को लेकर भी होती है। और इस बार तो महुआ मोइत्रा ने गृहमंत्री को जो कहा है वो आपने सुन लिया है। सिर काटने वाला बयान क्या कोई सांसद बोल सकता है? महुआ पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद हैं। 2019 में पहली बार, 24 में दूसरी बार जीती। सांसद बनने से पहले टीएमसी की विधायक रही हैं। 2010 में टीएमसी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में थी। टीएमसी में राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता के पद पर भी रही हैं। इस बार उन्होंने सियासी करियर का सबसे विवादित बयान दिया है। अब बीजेपी इस बयान को न सिर्फ सियासी अखाड़े में भुनाएगी, बल्कि केस मुकदमे के स्तर तक ये विवाद पहुंचेगा, क्योंकि ये विवाद है ही ऐसा जो घृणा के सारे स्तर को पार करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनहित में बात अब मौसम के रौद्र रूप की। देश का उत्तरी इलाका भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश हो रही है। कल भी कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में खूब बारिश हो रही है। सुबह सुबह जब लोगों के दफ्तर जाने का वक्त था, उस वक्त राजधानी के कई इलाकों में
सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। गुरुग्राम, जयपुर से लेकर हरिद्वार तक आज खूब बारिश हुई। देश के इन बड़े शहरों में जल जमाव से लोग बेहद परेशान दिखे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब उसको देखिए। दिल्ली के विनोद नगर में फ्लाईओवर के बगल से गुजरने वाली सड़क स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां आज इस रोड पर फंस गईं। संगम विहार की सड़कें भी लबालब भरी रहीं। आईटीओ पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही। लोगों को जगह जगह जाम में फंसना पड़ा। बाढ़ बारिश की वजह से जनजीवन पर जो राष्ट्रव्यापी असर आज पड़ा है, उसके बारे में अब आगे बढ़ते हुए आपको जानकारी देते हैं। दरअसल इसके कारण राजधानी दिल्ली में 5 उड़ानें रद्द की गई हैं। 350 उड़ानों पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में, कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और कल भी होगी। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 4 जगहों पर बादल फटे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली में भी आज बादल फटे और बादल फटने से उत्तराखंड में 5 लोगों की जान चली गई। हिमाचल के चंबा में वहीं 11 श्रद्धालुओं की मौत की खबर, बेहद दुखद खबर सामने आई। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश हुई है। लैंडस्लाइड से वहां पर भारी तबाही मची। जबकि हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, जो परसों दिल्ली पहुंच जाएगा और दिल्ली में तब सोचिए स्थिति क्या होगी। ये आज की टॉप वेदर ब्रेकिंग थी और इससे जो सबसे बड़ी खबर निकली है वो ये है कि आज का दिन उत्तराखंड पर भारी रहा है। राज्य के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड से जबरदस्त नुकसान की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड में बहने वाली तमाम नदियां उफान पर हैं। 4 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें आप मौसम का तांडव देख पा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनमें भी पानी भरा हुआ है। हरिद्वार की सूखी नाम की नदी में अचानक पानी आया तो एक कार बह गई, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। चमोली जिले में 1 जगह और रुद्रप्रयाग जिले में 4 जगहों पर बादल फटा है। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। टिहरी में भी नदी नाले उफान पर है। कई घर वहां पर बह गए हैं। हिमाचल में ब्यास नदी का पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन तबाही है जो कम होने को तैयार नहीं। आज हिमाचल में ब्यास का कहर झेल रहे 3 हिल स्टेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। कुल्लू के आनी में बादल फटने से कई घरों को नुकसान हुआ। आनी के छनोट नाले में आए पानी में एक कार बह गई। गनीमत रही कि कार सवार की जान बच पाई। यहां फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर मंडी से आई है। मंडी जिले के लूना पानी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी कुछ इस कदर बहता दिखा मानो नदी बह रही हो। आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी तस्वीर मनाली की है, जहां पर ब्यास का पानी कम हुआ। ओल्ड मनाली के लोग खुद से पत्थरों को हटाकर वहां पर रास्ता बनाने और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुट गए, क्योंकि कई दिनों से ये लोग बेहद परेशान थे। उम्मीद यही प्रकृति का प्रकोप थोड़ा थमे, लोगों को राहत आए। मॉनसून की ऑल इंडिया रिपोर्ट में अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आई हैं। जो हमने बताया आपको, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बाढ़ बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिले का संपर्क टूट गया। सबसे ज्यादा संकट मणि महेश यात्रा पर गहराया है। इस संकट को समझने के लिए पहले आप मणि महेश यात्रा का महत्व जान लें। मणि महेश को पंच कैलाशों में से एक माना जाता है। जैसे कैलाश मानसरोवर तिब्बत और आदि कैलाश उत्तराखंड में है, बाकी 3 कैलाश मणि महेश समेत श्रीखंड और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। मणि महेश झील के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार कातिल मौसम ने श्रद्धा के मेले पर वार कर दिया है। चंबा एक बार फिर दूर हो चुका है। देश और हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कट चुका है। यहां सड़कों को सैलाब निगल चुकी है। पुलों को नदियां बहा ले गई है और मोबाइल नेटवर्क ठप पड़े हैं। जो जहां था वो वहीं फंस गया है। मानो चंबा दशकों पुराने उस दौर में लौट गया है जब सड़कें ही नहीं थी। रोड ही नहीं है यार, पूरे का पूरा रोड ही बह गया। सैलाब के सितम की जो मार चंबा पर पड़ी है, उसकी वीडियो गवाही इन तस्वीरों से देखिए। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे का ये हाल है।
पहाड़ों से लैंडस्लाइड का मलबा हाईवे पर पसरा है और नीचे से उफनती रावी का पानी लगातार हाईवे को निगल रहा है। हाईवे का कई 100 मीटर का हिस्सा पहले ही कट चुका है। ये हाईवे पंच कैलाश में से एक चंबा में स्थित कैलाश मणिमहेश पहुंचने का मुख्य मार्ग भी है, लेकिन यहाँ गाड़ियों के फिर से दौड़ने की उम्मीद फिलहाल ना के बराबर है, जिसके बाद स्थानीय लोग और श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर पैदल वापस लौट रहे हैं। देखिए, करीब 2 किलोमीटर लंबी लोगों की ये भीड़ चंबा भरमौर हाईवे पर नजर आ रही है। लोग किसी भी कीमत में यहाँ से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। पैदल दुपहिया वाहन की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है। चंबा के स्थानीय लोग और श्रद्धालु कुदरत के इस काल चक्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखिए, लोगों की कितनी भीड़ लैंडस्लाइड इलाके के उस पार नजर आ रही है, जिन्हें आपदा ने हाईजैक कर रखा है। ये तस्वीरें चंबा के कलसुई मार्ग की हैं, जहां श्रद्धालु के रास्ते पर बारिश और लैंडस्लाइड ने विघ्न डाल दिया है। श्रद्धालुओं का ये सैलाब मणिमहेश यात्रा पर थे। जन्माष्टमी को शुरू हुई यात्रा को लैंडस्लाइड ने 11 दिन पहले ही रोक दिया और श्रद्धालु चंबा में ही कैद हो गए। यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं ने वापस लौटते हुए कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली। देखिए, जिस बाइक पर ये युवक यहाँ पहुँचे थे, अब उसे बाकी लोगों की मदद से यहाँ से निकालने की कोशिश में लगे हैं। हालात कितने भयावह हो चुके हैं, उसे देख और सुन लीजिए। रोड ही नहीं रहा, देखो गड्डियां उसे सवाह करनी है, रोड बनने में कितना टाइम लगना है। रोड ही पूरा नीचे चला गया, रोड ही नहीं रहा। देखो, तो चंबा को जाता है बरमौर से रास्ता, पूरा रास्ता ही बह गया, नदी में चला गया भाई। पूरा रास्ता ही नहीं था, बरमौर से जाने वाला, बरमौर को जाने वाला रास्ता ही बह गया, पूरा है ही नहीं, ऊपर का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। कई जगहों पर चंबा भरमौर नेशनल हाईवे गायब हो चुका है। मलबे के साथ भीमकाय चट्टानें सड़कों पर हैं। जहां सड़कें बची भी हैं, उस पर पड़ी बड़ी बड़ी दरारें डरा रही हैं। इस भयावह हालत में लोग जान जोखिम में डालकर यहां से निकल रहे हैं। श्रद्धालु पहाड़ ही नहीं, पानी की जानलेवा चुनौतियों को भी पार करने को मजबूर हैं। देखिए, श्रद्धालु और सैलानी किस तरह इस बरसाती वाटरफॉल का सामना ह्यूमन चेन बनाकर कर रहे हैं। यहाँ सैलानियों के लिए बने कैंप भी तबाह हो चुके हैं। गाड़ियां लैंडस्लाइड की शिकार नजर आ रही हैं। रस्सी पकड़कर लोग इस मलबे को पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कुदरत के सितम के सामने जिंदगी हार चुके हैं। मणिमहेश जाने वाले अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 9 श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। करीब 3000 श्रद्धालु चंबा में फंसे हुए हैं। हिमाचल सरकार ने यात्रा स्थगित कर दी है, लेकिन जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं वो नाराज हैं। आरोप लगा रहे हैं कि उनके रेस्क्यू के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मदद के लिए स्थानीय लोग मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट है ना, सीरियसली बताओ तो वेरी शेमफुल है। वो किसी काम की नहीं है। देखने के लिए कोई पुलिस वाले नहीं आया। ऊपर से ना कि पुलिस वाले बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे हैं लोगों से। हम उनसे कुछ पूछ भी रहे हैं कि हम आपकी कितना दूर है कितना नहीं। एक तो झूठ बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं नहीं आगे बढ़ो, ध्यान से चलो, आगे बढ़ो, ध्यान से चलो। चंबा हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट आपने देख ली है। अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां 3 जिलों में बादल फटने की घटना घटी है, जिसकी वजह से जान और माल का भारी नुकसान पहुंचा है। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा उफान पर है। मुश्किल यह है कि अगले 4 दिन भी उत्तराखंड पर बेहद भारी रहने वाले हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित मां धारी देवी के जिस विहंगम दृश्य को श्रद्धालु निहारते थे, आज उसी धारी देवी के मंदिर की तस्वीरों ने श्रद्धालुओं को डरा दिया है। अलकनंदा की उफनती लहरें मानो धारी देवी के दर तक पहुंचने को बेताब हैं। जिस पुल की मदद से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं, अलकनंदा उस पुल के पिलरों को भी अपने आगोश में ले चुकी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के करीब धारी देवी के मौजूदा हाल को समझने के लिए 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आम दिनों की है। अलकनंदा का जलस्तर काफी नीचे नजर आ रहा है। पुल और मंदिर के पिलर साफ साफ नजर आ रहे हैं। वहीं मौजूदा हाल में अलकनंदा का पानी मंदिर और पुल के पिलरों को पार कर चुका है। अलकनंदा का पानी हरे से मटमैले रंग में तब्दील हो चुका है।
माँ धारी देवी को उत्तराखंड में मौजूदा 4 धामों की संरक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि साल 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उसके पीछे भी माँ धारी देवी का गुस्सा था। आपदा से कुछ दिन पहले ही मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया था। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि 2013 की आपदा का पानी अलकनंदा के रास्ते धारी मंदिर से होते हुए बहा, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग जिला इस बार भी आपदा की चपेट में है। आज 4 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई, जिसमें ताल जामन, बठेत, डूंगर और छेनागाड़ शामिल हैं। ताल जामन का हाल देख लीजिए। गांव में मौजूद मंदिर और घर मलबे में दबे हुए हैं। गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। सड़कों पर पूरा का पूरा पहाड़ आतंका है। जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। जो कि कल रात से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये करीब 3 बजे के करीब ये आपदा आई और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे, जो कि हमने अपने कंधे में रखे और रात को इधर सड़क में आए ठहरने के लिए। जो कल रात से हम बहुत परेशान हैं सर। रुद्रप्रयाग से सटे चमोली जिले में भी बादल फटने से तबाही हुई है। दिवाली ब्लॉक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे इलाके में मलबा ही मलबा फैला हुआ है। जान और माल का नुकसान कर पानी ने नदियों को उफान पर ला दिया है। देवाल क्षेत्र में मोपटा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी SDRF, DDRF फोर्स भी जो है मौके पर है और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में भी बादल फटने की घटना हुई है। कपकोट के आपदाग्रस्त पैसारी गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां स्थानीय विधायक लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे, लेकिन खुद ही उफनते नाले में बहने से बाल बाल बचे। कुदरत के कहर के सामने क्या खास क्या आम, हर कोई त्राहिमाम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जनहित में अब बात भारत की उस सार्थक उड़ान की जिसे देखकर हमें डेड इकोनॉमी बताने वालों के कलेजे पर सांप लूट जाएगा। आपने सुना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताया था। डोनाल्ड ट्रंप के मन मुताबिक ट्रेड डील के लिए उन्होंने हमारे देश पर 50% टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है। ये किसी महाशक्ति के आगे झुकता नहीं है, बल्कि तरक्की की राह पर बेधड़क दौड़ता है, जिसका नया सबूत इस साल की पहली तिमाही की GDP ग्रोथ है। कहा तो अनुमान अप्रैल से जून 2025 के बीच हमारी GDP में 6.7% विकास का था, लेकिन हकीकत में यह दर्ज हुआ है इससे कहीं ज्यादा 7.8%, जो पिछले साल इसी समय 6.5% की विकास दर से पूरे 1.3% ज्यादा है। वैसे अमेरिका को अभी और झटके लगने बाकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में हैं, जहां दोनों देशों के बीच 13 ऐसे समझौते हुए हैं जो ट्रंप को यकीनन मुंह चिढ़ाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 8वीं बार जापान यात्रा पर हैं। इस दौरान टोक्यो में उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर कुछ यूं दिया गया। 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच समझौते क्या क्या हुए आपको बताएंगे। उससे पहले 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब जापान की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ, और दूसरी तस्वीर टोक्यो के मशहूर स्काई ट्री की है, जिसे भारत के सम्मान में तिरंगे के रंग में रंग दिया गया। भारत और जापान एक दूसरे की विकास यात्रा में करीबी सहयोगी और मददगार हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी PM शिगेरू इशिबा की ये मुलाकात है, जिसमें भारत और जापान के बीच कुल 13 समझौते हुए। इस दौरान ये भी तय हुआ कि जापान अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान जापानी PM इशिबा ने भारत की विकास यात्रा की जमकर तारीफ की। 6 years ago,
In August, 6 साल पहले अगस्त के महीने में मुझे वाराणसी जाने का मौका मिला। आज भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है और अपने विचारों से पूरी दुनिया में परिवर्तन ला रहा है। of Buddhism, I was in awe of the Indian history of time immemorial. इसके साथ ही जापान और भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बड़ी सहमति हुई। अब हमें जापान से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस E10 शिंकनसेन बुलेट ट्रेन मिलेगी। भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान की मदद से ही 2017 में शुरू हुआ, जिसका पहला सेक्शन 2027 तक तैयार हो जाएगा, जबकि अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा रूट 2028 तक शुरू होने का अनुमान है। जापान के बाद मोदी चीन जाएंगे, जहां वह SCO समिट में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। बुलेट ट्रेन का देश को इंतजार है, लेकिन दादागिरी करने वाले देश चौकन्ने रहें। समय अब बदल चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं आपको वापस हिंदुस्तान बात मध्य प्रदेश की, जो वाकई में गजब है। लूट, खसोट और भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अभी पिछले दिनों 1 घंटे की मीटिंग में 14 किलो ड्राई फ्रूट खा जाने वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि नया खेल सामने आ गया है। मामला शहडोल जिले का है। अमूमन आप जब किसी पन्ने की फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो 1 रुपए या 2 रुपए या कभी 5 या 10 रुपए आपको देने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए का भुगतान किया गया है। मामला जयसिंह नगर के ग्राम पंचायत कुदरी का है। 2 पन्नों की फोटो स्टेट के बिल का भुगतान भी गांव के सरपंच सचिव ने बिल पास करके किया है। बताया जा रहा है सचिव और सरपंच की मिली भगत से यह बिल पास किया गया। और इसी तरह का एक दूसरा मामला भी इसी जिले के भाटिया पंचायत से सामने आया है, जहां 2500 ईंटों की कीमत 5 रुपए प्रति ईंट की दर से जोड़ा गया है और बिल बनाया गया 1,25,000 रुपए का, यानी 50 रुपए प्रति ईंट का। अब आप समझिए कि करप्शन किस लेवल पर चल रहा है। जब मामला खुला तो लीपापोती की कोशिश शुरू हो गई है। सफाई ये दी जा रही है कि बिल पर पैसे और आंकड़ों को लिखने में गड़बड़ी हो गई। वैसे डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।